हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएश पॉइंट। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी लोकतांत्रिक, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लोकतंत्र से रिलेटेड चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यदि आपको पता हो तो क्या होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य, यानी कि जो वोट होती है उसका मूल्य जो होता है वो एक होता है। ठीक है, और ये हम कई बार चर्चा कर भी चुके हैं। जैसा कि हम बात करें यदि क्लास 7th में मतलब क्लास 7th में अच्छे तरीके से हमने जो राज्य सरकार के बारे में था वहाँ पे समझा था कि चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी हेड से हेड जो भी पद होता होगा वहाँ पे भी बैठा व्यक्ति के मतों का मूल्य एक ही होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। खैर क्या क्या इसमें है पढ़ते हैं, देन उसके बाद ही बात करते हैं। तो यदि हम बात करें कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। ठीक है, यानी कि ये जो संघर्ष था तो हमने पहले यानी कि जो इसका फर्स्ट लेसन था वहाँ पे हमने पहले ही पढ़ चुका है कि यहाँ पे क्या होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। ठीक है, अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को क्या होता है कि मतदान से वंचित करने का, यानी कि जो मतदान का राइट्स होता है उससे कहीं ना कहीं वंचित करने का अधिकार, पहले यदि आपको याद आ रहा हो, जो भी देखे होंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे औरतों को अमीरी गरीबी में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, जिससे रिलेटेड महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी था कि यदि कोई मतलब कि महिला पैदा हो गई या कि कोई निम्न या कि हम बात करें तो निम्न वर्ग में पैदा हो गया तो क्या उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, यानी वो इलेक्शन में ये जो भी या चुनाव होते हैं वहाँ पे वोटिंग नहीं कर पाएगा, तो इसमें तो उसका कोई दोष नहीं है। जबकि उसका आचरण बहुत अच्छा है, उसकी कमी क्या है कि उसने नीच जो भी मतलब निम्न वर्ग में जन्म लिया है, क्या इस कारण वो वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उसमें यानी कि महिलाओं को था और जो गरीब तबके के थे उनके लिए क्या था कि यहाँ पे क्या है कि अमीरी गरीबी पे ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था ये वोटिंग को लेके। ठीक है, कि वो नहीं दे पाएंगे। ये सब बातें पहले से चली आ रही थी, हालांकि अब काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या है, पूरी दुनिया ये बात को मानने लगी थी और किसी मतलब पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो यदि हम देखें 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी कि 2015 तक सऊदी अरब जो कंट्री है वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि अभी ये बहुत दिनों की घटना नहीं है, 4 से 5 साल के अंदर की ही है, जहाँ कंडीशन थी कि वोट देने का जो राइट्स था वो महिलाओं के पास नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और भी अलग अलग कंट्री के हम यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो ये तो हमने अरब कंट्री की बात की, सऊदी अरब की। देन उसके बाद हम बात करें एस्टोनिया ने क्या किया कि अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया गया, एस्टोनिया जो कंट्री है तो इसमें क्या किया गया कि अपने नागरिकता के अधिनियम, यानी कि सॉरी जो नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से इसने बना दिए कि जो रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में क्या होने लगा, मुश्किल होने लगा था। ठीक है, तो क्योंकि जब एक कंट्री है जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई पाकिस्तानी रह रहा है, कोई अफगानिस्तानी रह रहा है, वहाँ के लिए कुछ ऐसे कठोर नियम बना दिया जाए नागरिकता को लेके। ठीक है, जब अपने देश के ही आप नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में, और अभी काफ़ी ये ट्रेंडिंग भी था। ठीक है, जो सीए करके आया था, तो वहाँ से इसमें जो भी प्रावधान दिए जाते हैं तो वहाँ का कुछ ऐसा प्रावधान था जिसके कारण क्या था कि जो रूसी नागरिक वहाँ पे रह रहे थे, रूसी लोग वहाँ पे रह रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी मतदान को लेके। ठीक है, उसके बाद आता है फिजी की बात करें हम,
अब फिजी में क्या होता है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो फिजी है, ठीक है, इसमें क्या है कि चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि वहाँ के जो भी मूल निवासी हैं, अब थोड़ा मूल निवासी का मतलब समझिएगा आप। मूल निवासी का मतलब होता है, मूल निवासी या मूल वासियों का मतलब होता है कि जो उसी कंट्री में पैदा हुए हों, उसी कंट्री में रह रहे हों। और यहाँ पे जब आप नागरिकता अधिनियम के बारे में पढ़ोगे, जो भी है नागरिकता से रिलेटेड, उसमें पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हालांकि मैंने दिव्य एजुकेशन जो अलग से एक चैनल है मेरा, उसमें मैं बता चुकी हूँ, पहले ही करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मूलवासी यानी कि जैसे आप इंडिया में, ठीक है, आपके दादा परदादा सब यहीं इंडिया में ही है, यानी विभाजन से पहले भी, विभाजन के बाद ही यहीं उनका जन्म हुआ, हमारा भी यहीं जन्म हुआ, यानी हम यहाँ के मूल निवासी हो गए, हमें कोई यहाँ की नागरिकता लेनी नहीं पड़ी, ऑलरेडी हम यहाँ के नागरिक हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जहाँ पे यदि हम बात करें तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स यानी कि बात करें तो वंशज, कोई भी उनके वंशज का मतलब दादा परदादा जो भी होंगे कि भारतीय रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति अमेरिका में है, वो व्यक्ति जापान में है, तो उसको यदि भारत में आके वो नागरिकता लेना चाहता है तो वो इस आधार से नागरिकता ले सकता है। वंश के आधार पे एक है, ठीक है, कई आधारों पे डिवाइड किया गया कि जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, तो इसमें क्या होगा कि वो आके यहाँ पे नागरिकता ले सकता है। अब यहाँ पे मूल निवासी यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल वासियों का यानी कि जो वहीं के हैं, ठीक है, जिनको नागरिकता वगैरह लेनी नहीं पड़ी, ऑलरेडी वो वहीं जन्म हुए, जिनका फिजी में ही जन्म हुआ, और जिनके माता पिता भी फिजी के थे, माता पिता के बाद उनके बब्बा दादी जो भी है वो भी वहीं के थे, तो यानी वो वहाँ के मूल निवासी कहलाए। ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई भारतीय जाके फिजी में रहता है, फिजी की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसका क्या होगा कि वो यहाँ का है और जाके कहाँ रहता है, यानी कि कभी आपने पढ़ा होगा भारतीय मूल की, कब ऐसा बहुत आता, करंट अफेयर वगैरह में आता रहता, आप देखेंगे कि भारतीय मूल के ये व्यक्ति को ऐसा बनाया गया, वैसा बनाया गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे भारतीय मूल का मतलब क्या हो गया, भारत के यहाँ से जाते हैं कोई आपके सपोज, ठीक है, आप नहीं हो, आपके दादी बब्बा पापा या कोई भी जो भी भारत के होंगे, वहाँ जाके आप नागरिकता लेते हो, दो देन उनके आधार पे भी हमको नागरिकता मिलती है। ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है, यानी कि भारत के जो यहाँ के जाके वहाँ नागरिकता लेके रहते हैं, तो उनकी वोट का जो वोट का मूल्य है वो जो फिजी के मूल निवासी है, वहाँ के मूलवासी हैं, तो उनसे क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता से मतलब राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं, यानी कि क्या बात की गई कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये क्या है कि राजनीतिक समानता यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसके समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को भी जान लेते हैं। अभी हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं, विशेषताओं के बारे में भी पढ़ रहे हैं। दो विशेषताएं हमने पहले ही जान ली थी, ये तीसरी विशेषता आपको लिखनी है। और तीसरी विशेषता क्या है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है। अब वयस्क नागरिक का मतलब क्या हो गया, थोड़ा वयस्क का भी मतलब समझ लीजिए। अब वयस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप हो, अभी सपोज आपकी एज यदि 17 ईयर है, आप क्या कहलाओगे, वयस्क नागरिक नहीं हो। ठीक है। आप वयस्क तो हो गए हो, एडल्ट हो गए हो, बट अभी नागरिकता आपके आगे नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको वोटिंग्स का राइट नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि जब हमें वोटिंग्स का राइट प्राप्त हो जाता है, हम भारत के नागरिक कहलाने लगते हैं। ठीक है। हालांकि ऑलरेडी नागरिक रहते हैं, लेकिन वो एक अपना आइडेंटिटी बन जाता है कि हाँ, हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कह सकते कि हम भारत के नागरिक ही नहीं है, बट क्या होता है कि जब आपका जो वोटर ID बनता है, वहाँ पे आपका एक प्रूफ रहता है कि भैया हम भारत के नागरिक हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है। तो उसमें हम ये
प्रूफ कर सकते हैं। इसीलिए क्या है जो वोटिंग मतलब कि वोट करने का जो राइट्स होता है वो कितना होता है, पहले 21 वर्ष था। ठीक है? तो यहाँ पे इसका भी अभी काफ़ी मतलब हर एक वर्ड के अभी अंदर भी कई सारे वर्ड होते हैं, ये आप समझ लीजिए। उसकी बहुत मीनिंग जो होती है, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे पहले क्या था, 21 वर्ष था, लेकिन क्या किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, शायद यदि मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है? काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप किसी भी मतलब स्टेट लेवल के जो भी क्वेश्चन है या अदर जो भी सेक्टर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ उठा के देखेंगे तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? और आपको मिल भी जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि 61वें संविधान संशोधन में आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, क्या यही है? शायद यही है, नेहरू जी के द्वारा किया गया था कि 21 वर्ष की जो आयु है उसको घटा के क्या किया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे वयस्क मताधिकार यानी कि वयस्क नागरिक का एक वोट एक मत। ठीक है? तो इसमें अब आपको वयस्क का मतलब समझ में आ गया कि जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है? यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक वयस्क नागरिक कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब इस डिफिनेशन की हम बात करते हैं, यानी कि जो ये हमारी परिभाषा सॉरी विशेषता है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या बात की गई है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति मतलब कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि कहीं पे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि कुछ लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि कुछ मतलब कि वोट कर भी पा रहे हैं तो दबाव से है। ठीक है? लेकिन कहीं पे हमने देख रहे हैं, जैसे फिजी का एग्जाम्पल हमने लिया कि उसमें क्या होता है कि वोट तो जो वोट होती है उसका कहीं ना कहीं वैल्यू जो होता है वो वहाँ के मूल निवासियों से कम होता है। ठीक है? अब जब वहाँ के मूल निवासियों से कम है, यानी वो हम नहीं कह सकते कि ये एक लोकतांत्रिक कंट्री है, क्योंकि उसकी विशेषता हमको पता है कि इसकी विशेषता होती है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक के वोट का मूल्य एक होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक, यदि वो भारतीय मूल का भी है लेकिन आपके यहाँ की वो नागरिकता प्राप्त किया है, तो वो जब वोटिंग करेगा उसका मूल्य भी एक ही होना चाहिए, जैसे आपके वोट का मूल्य एक होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी लोकतांत्रिक कंट्रियां होंगी, आई होप कि ये विशेषताएं आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और कितना बेहतर समझाया गया विद एग्जाम्पल, कि कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जहाँ पे भी क्या होगा कि एक यदि आप वोटिंग करते हो, ठीक है, सपोज आप इंडिया के हो, अमेरिका में जाके रहते हो, अमेरिका में कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है? वहाँ की आपने नागरिकता ग्रहण की, नागरिकता ग्रहण करने के बाद आप देखोगे कि क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो जब वोटिंग होगी वहाँ पे वोटिंग होने के बाद जो उसका वैल्यू होगा, तो जो अमेरिकी नागरिक का होगा जो कि वहीं का है, वही भारतीय मूल के नागरिक का होगा। दैट मीन्स आपके वोट का वैल्यू वही होगा। मतलब हम कह सकते हैं अमेरिका एक लोकतांत्रिक कंट्री है। ठीक है? क्योंकि वहाँ जो निवासी है, मूल निवासी है, उनके भी वोट का मूल्य एक ही है और हमारे भी वोट का मूल्य एक ही है, क्योंकि ये लोकतंत्र की परिभाषा यानी कि विशेषता है। ठीक है? तो क्या है, ये लोकतंत्र की विशेषता है। आई होप कि आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो किसी भी देश को लोकतांत्रिक कहने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, ये बातें हम जान रहे हैं। कि हम ऐसे ही कह देंगे कि वहाँ पे इलेक्शन के आधार पे कि ये लोकतांत्रिक कंट्री है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद अब हम बात करें कि अध्याय 4 में इसमें बताया गया कि विस्तार से पढ़ेंगे। देन अब आता है हमारा, यहाँ पे बात करें कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है? दोनों विशेषताओं के बारे में अध्याय 4 में आपको बताया गया कि हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि अभी इसके और विस्तार में जाने वाले हैं और भी क्लियरली समझने वाले हैं। सो यहाँ पे बात करें कानून का राज और अधिकारों का आदर, तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। जिम्बाब्वे को 1980 यानी कि 1980 में क्या होता है कि अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। ठीक है?
देन हम बात करें तो चुनाव नियमित रूप से होते थे। अब इसमें समझिएगा आप, ठीक है, क्या बात की जा रही, क्या है इसमें, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अभी विशेषताएं ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं विशेषताओं के बारे में ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब इसमें कैसे होता है कि कानून का राज कैसे हो रहा है, अधिकारों का आदर कैसे किया जा रहा है। तो आदर का मतलब कि वहाँ पे अधिकारों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जिम्बाब्वे की घटना है, जिम्बाब्वे, और ये मुझे डेली डेली कहना ना पड़े, आप लोग प्लीज़ ये जितने भी कंट्री जा रही हैं, मैप में आप लोग वर्क करते रहिएगा, ठीक है। मैप में इनको देखते रहिएगा, जिम्बाब्वे कहाँ है, फिजी कहाँ है, इसके आसपास के कौन कौन से देश हैं, देन समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे करते रहेंगे, आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा जो एटलस होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे फिर हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और आपको यदि यकीन नहीं हो, मैं नहीं कहती, आपको हमेशा पता है, मैं यही बोलती हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट मत कीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए और उस हिसाब से फिर आप अपना वर्क कीजिए, ठीक है। जब वहाँ पे देखेंगे आप स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन मिलते हैं ना कि कैसे हमारे किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, कि कौन से कंट्री, जैसे दे दिया कि काला सागर, ठीक है। अब दे दिया कि इसके आसपास की कंट्रियाँ कौन कौन सी है, जोड़ी मिलाओ। अब कंट्रियों के नाम दे दिए, इधर ये दे दिए, कैस्पियन सागर दे दिया। तो यहाँ पे हमको एक वर्क नहीं करना कि हमने देख लिया कि जिम्बाब्वे किस कॉन्टिनेंट में है, इतना बस नहीं करना है। उसके आसपास जो जो भी लिखा है, लिखा इट मीन सेंस कि मतलब जो लिखा है तो बस पढ़ नहीं लेना है, समझना है थोड़ा सा, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्रियाँ इसके साथ सीमा साझा करती हैं। उसके बाद कौन कौन से ओशियंस हैं जो मतलब, और ये ओशियंस हैं, जब वहाँ पे हमको उसके पास ओशियंस दिखेगा तो हम ये भी देखेंगे कि ये यदि ओशियन है या ये महासागर है, सागर है, जो भी है, तो ये किस किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से हमारा काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या बात की गई है। तो इसमें क्या बात की गई है कि इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे, ठीक है, मतलब चुनाव जो होते थे रेगुलरली होते रहते थे, और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। भैया अब कल ही हमने कई एक कहानी और पढ़ी थी कि सदा वहाँ पे चुनाव तो होते थे लेकिन जीतते वही थे, ठीक है। यही यहाँ पे भी वही हुआ, जानू पीएफ दल ही जीता था, कोई दल था एक जो कि जानू पीएफ नाम से था। और उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से अनेक सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके मतलब कि राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी संस्थाओं में क्या किया जाता था, गड़बड़ी कराई जाती थी। अब ये पैंतरे जो हैं भैया, आप देखोगे तो यहाँ पे भी यदि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो पंच और सरपंच महोदय का जो चुनाव होता है, ठीक है, हर गांव में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में ये आपको मिल जाएंगे। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पंच और सरपंच इनका चुनाव भी होता है। अब इनमें इसके चुनाव के लिए आप सोच लीजिए कि कितनी छोटी इकाई के चुनाव के लिए ये लोग क्या करते हैं कि इतने गलत तरीके अपनाते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एक सरपंच बनने के लिए ये लोग फिर पेटियों पे पेटियां निकलवाते हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी इनका काम जारी रहता है और उनको मतलब कि हमारे पक्ष में आए, ये वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही स्थिति है, क्या करते हैं ये लोग कि मतलब साम दाम दंड भेद, इन्हीं की जो भी लोकप्रिय थे, अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ गलत तरीके अपनाते थे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है। यानी विपक्षी दल को आप किसी भी तरीके से कमज़ोर करो, चाहे वो जिस तरीके से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे भी उनसे बन पाएगा कि इसकी ये वीकनेस है, उसी तरीके से वो क्या करते थे, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी, उनकी जो सभाएं होती थी तो कुछ न कुछ दंगे वगैरह करा दिए जाते थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था।
ठीक है। यानी कि इसमें क्या किया गया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। यानी कि राष्ट्रपति की आलोचना, कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की आलोचना भी नहीं कर सकता, यानी वो इतना घटिया काम करे तो करे, लेकिन उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता था। ठीक है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी कि मीडिया पे हम बात करें तो क्या था, गवर्नमेंट का उसमें सीधे कंट्रोल था। उसके बाद क्या होता है, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। यानी कि चलो यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले जो थे वो स्वतंत्र थे, लेकिन टेलीविज़न और रेडियो जो है उनके द्वारा जो न्यूज़ प्रसारित हो रही थी वहाँ पे कोई स्वतंत्र नहीं था। आपको राष्ट्रपति महोदय के ही गुण गाना है, आप चाहते हो तो भी, नहीं चाहते हो तो भी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर वाले तो थे, स्वतंत्र थे, लेकिन अब उनको भी क्या किया जाता था, इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था कि वो चाहते थे कि हम इनके गुलाम रह जाएं तो बेटर है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो खुलेआम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जो भी उनके खिलाफ लिखता उनका तो गला दबा ही दिया जाता था। ठीक है। सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। यानी कि अब भैया यहाँ पे न्यायालय भी इनके कंट्रोल में ही थी, उनको कोई परवाह नहीं थी कि जो कि उनके पक्ष में जा रहे हैं या विपक्ष में जा रहे हैं, सबको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ था। और उससे ने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। यानी कि 2017 में क्या किया गया, मुगाबे, ये बहुत दिन की घटना हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप बिल्कुल 2017 2015 ये अभी की घटना है। जब तक कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे या आपके घर वगैरह में कोई भी पढ़ते, मतलब हम बड़े हो चुके थे। 2017 बहुत दिन की बात नहीं है, 2 से 3 साल की बात है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। ठीक है। यानी कि जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है वो हमें क्या बता रहा है कि इसका बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। यहाँ मतलब ऐसा है कि लोकतंत्र व्यवस्था है ही नहीं और यहाँ पे इसकी नीड है, क्योंकि ये बार बार सत्ता में आ रहे हैं। कोई कितना भी अच्छा काम करे, ये गलती तो होती है, जनता के वो सिर पे चढ़ने लगता है और उसे फिर उतारना जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई कि इसमें क्या कही गई कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। जैसे कि जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। 2017 में जिम्बाब्वे में ये घटना हुई थी, यानी लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोकप्रिय हैं। यानी कि आप देखोगे जब टीवी वगैरह में दिखाया जाता है तो उसमें जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा अमरीश पुरी वगैरह का सीन देखा होगा। वहाँ पे वो जो मिनिस्टर का रोल करते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब इतना ऊपर से इतने अच्छे बने रहते हैं, एकदम से सबके प्रिय रहते हैं। यानी कि हम महिलाओं के लिए ये करते हैं, बच्चों के लिए वो करते हैं, उधर महिलाओं का व्यापार जारी है। यानी कि जनता के पीछे महिलाओं का व्यापार जारी है। यहाँ समाज में आके कि हम ये करते हैं वो करते हैं। आप मूवी आई नो कि सब लोग देखे होंगे और अच्छी खासी देखे होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई नहीं देखा होगा। हाँ, हो सकता है कुछ अपवाद हो कि मूवी देखना पसंद ना हो, बट ज़्यादातर लोग मूवी देखते ही हैं। ठीक है। अब वहाँ पे देखोगे आप जब कि वो लोग करते क्या है, जो भी होम मिनिस्टर, ज़्यादातर मूवी में होम मिनिस्टर ही बनाए जाते हैं। ठीक है। अब वो जो होम मिनिस्टर साहब होते हैं, यहाँ पे भैया मैं महिलाओं के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, दुनिया भर का लेक्चर दे रहे हैं और पीठ पीछे महिलाओं का व्यापार कर रहे हैं, बालकों की जो तस्करी है वो कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि बच्चों का व्यापार, महिलाओं का व्यापार, वो सारी चीज़ें चालू है, ड्रग्स का व्यापार। लेकिन यहाँ पे नेताजी क्या है, हम लोग नेताजी के, जो भी आम पब्लिक है दैट मीन्स, वो नेताजी के हाथ जोड़े, नेताजी हमारे बहुत अच्छे, नेताजी हमारे बहुत अच्छे। फिर एक हीरो आता है, नेताजी की पोल खोलता है और तब नेताजी सत्ता से नीचे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जिम्बाब्वे की भी वही घटना है
कि जिम्बाब्वे में भी बहुत ही लोकप्रिय थे वो, ठीक है, लेकिन अलोकतांत्रिक थे। यानी कि हम लोकतांत्रिक देश, क्योंकि उनका जो रवैया था भैया वो कुछ अलग ही था। आप वो लोकतंत्र की किसी भी जो भी विशेषताएं हैं, 3 हमने पढ़ी, उनका किसी का भी पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी चौथी विशेषता मिलने वाली है। तो इसके बाद क्या होता है कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी क्या हो सकते हैं? तानाशाह हो सकते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, थोड़ा आप अपने से समझिए कि आपने कहीं पे किसी पब्लिक प्लेस में बहुत ही अच्छा काम किया, 1 साल 2 साल आपने मतलब जनता के लिए अपने आप को झोंक दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे आपके अंदर लालच आने लगी। अब जब धीरे धीरे आपके अंदर लालच आने लगी तो आप क्या करेंगे? यानी कुछ उल्टा जरूर करेंगे। यानी अभी जनता की नज़र में आप सही सलामत हो, एक लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हो, ठीक है, नो डाउट कि आप की कोई छवि घटी है, बट धीरे धीरे आप क्या करने लगोगे कि हम ही रहें, यानी कि उस सत्ता का आपको कहीं ना कहीं लालच आने लगेगा, और वही लालच क्या होता है? ले डुबाता है। यानी वही जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के साथ होता है कि वो लोकप्रिय, यानी कि ऐसे तो नहीं है कि कोई भी लोकप्रिय बन जाएगा, किसी भी देश का नागरिक इतना मूर्ख नहीं होता है, ठीक है। सबके हमारे आपके जैसे ही बुद्धि होती है। हाँ, उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिमाग जो होता है, भगवान ने जो भी बनाया वो सबके समान ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले उन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अब वो क्या चाहते थे कि हम ही रहें, जब तक जिंदा हैं हम ही इस पद पे रहें और कोई ना आए। तो अब वो क्या करने लगे, क्योंकि पावर का भी उनके पास थोड़ा ईगो आ जाता है, हमारे पास अच्छी खासी पावर है, इतना जनादेश है हमारे पास, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और वो करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी क्या होता है, वो लालच आ जाती है कि हमने इतने दिन तक किया, अब तो जनता हमारे पक्ष में है, हम गलत भी करेंगे तो जनता नहीं मानने वाली है कि इन्होंने ये गलत काम किया होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि तानाशाह भी वो लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोकप्रिय व्यक्ति हो गया वो तानाशाह नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे फिर तानाशाह का मतलब हो गया कि यदि हम महात्मा गांधी जी को मानते हैं, अब महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं भैया तुमको अब यह काम करना है, ड्रग्स बेचना ही है, अब हम क्या करेंगे? चलो महात्मा गांधी जी ने कहा है, इतने लोकप्रिय नेता हैं, हम उनकी असलियत जानते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, मतलब कि हम किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि पूरी जनता उनके पक्ष में है भाई, हम क्या कहेंगे? आप किसी से कहोगे, सपोज मेरे को मतलब आपको महात्मा गांधी जी ने, हालांकि महात्मा गांधी जी ऐसे नहीं थे, ठीक है, हमारे पूज्य नहीं है, बस एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि उन्होंने आपको ऐसे कहा, अब वो जनता में क्या है? लोकप्रिय है। अब वो आपको कह रहे हैं कि तुमको ये ड्रग्स है इधर से उधर ले जाके पहुँचाना है, पब्लिक को पता नहीं है ये चीज़, आपको पता है, लेकिन यदि आप पब्लिक में अकेले पर्सन हो और आप पब्लिक में कहते हो कि महात्मा गांधी जी ने कोई ऐसा काम हमसे कराया है, तो पब्लिक आपका मार मार के भुर्ता बना देगी, ठीक है, और आपकी बात तो सुनी नहीं जाएगी, वो अलग से, क्योंकि उसको क्या पता होगा कि धीरे धीरे हाँ पता चल जाएगा, लेकिन पहले तो पता कि वो हमारे पूजनीय ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी यही हुआ कि लोकप्रिय व्यक्ति भी तानाशाह हो सकते हैं, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है, ठीक है। अब फिर चुनाव आता है, यहाँ पे क्या है कि उतना मतलब कि यहाँ पर नज़र डालना क्या है? ज़रूरी है, और यदि हम बात करें पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के, यानी कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, क्या करे? नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने का मतलब कि सोचने की, जो अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने और स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे बात की गई है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में बात की गई है, यानी कि क्या है? उनको सोचने की,
अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप आर्टिकल 19 खोलेंगे, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत हमको ये राइट्स प्राप्त है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से क्लास 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 6 में इनको हम और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पसंख्यक वाले मतलब कि अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है, ठीक है। जो अल्पमत वाले समूह होते हैं उनको जो ये लोग गारंटी देते हैं उनका भी आदर करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। हर प्रमुख फैसला मतलब कि जो भी फैसले लिए जाते हैं, डिसीजन होते हैं, लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होता है, ठीक है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। यानी कि अन्य जो भी स्वतंत्र जनता के प्रति तो उत्तरदायी है ही है, उसके बाद क्या है कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। और इसके बारे में हम ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये मान के चलिए कि इस चैप्टर के बाद से हम सारी चीज़ें और भी इसको मतलब डीपली अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। अब क्या आ गई इसकी लास्ट वो जो विशेषता है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि कोई भी एक लोकतांत्रिक सरकार है जो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि जो उसकी गाइडलाइन है वो उसके अंदर ही काम करेगी, उसके बाहर नहीं जा सकती। ये लोकतंत्र की डिफिनेशन है, ठीक है, कि वो जनता के प्रति जवाबदेह है, यानी जवाबदेह है। सरकार नहीं कह सकती कि हम जनता के प्रति कोई जो भी हम नियम कानून बना रहे हैं, जनता को इसका जवाब चाहिए तो हम नहीं देंगे। जनता को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के द्वारा वो चुनी गई है, ठीक है। तो आई होप कि ये चारों जो भी विशेषताएं हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इनको लिख लेना है, इनको रट लेना है। एग्जाम्पल वगैरह आप लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन एग्जाम्पल इतना नहीं लिखना है। एग्जाम्पल के लिए जिम्बाब्वे का चुनाव ऐसे करके लिख सकते हैं आप, लेकिन यदि नहीं भी लिखना है तो आप छोड़ सकते हैं। बस जो इसकी फीचर्स हैं, यानी जो विशेषताएं हैं 4, इनको बस लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम्पल से आपकी समझ तो बन ही गई होगी। उसके बाद आता है परिभाषाओं का सारांश। अब परिभाषाओं के सारांश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और अच्छे तरीके से मस्त रहिए, ठीक है।